स्कैंडिनेविया एक क्या है, लिखवाए हैं, लेमिंग्स। सिद्धांत के समर्थन में साक्ष्य चल रहा था। तो महाद्वीपीय विस्थापन में जो सिद्धांत दिया गया था, इसमें क्या क्या साक्ष्य है, वेगनर ने कहां कहां से साक्ष्य जुटाया है, और अपने मतलब इस सिद्धांत को परिकल्पित करने में एक बहुत बड़ी अहम भूमिका निभाए हैं। चूंकि ये तो पहले था, इसके बाद प्लेट टेक्टोनिक आई थी, वो तो पूरा के पूरा साबित कर दिया था कि हकीकत में प्लेट का मूवमेंट होता है ना। और क्या चीज, प्लेट का मूवमेंट होता है, मतलब विस्थापन होता है। और वही प्लेट जब महाद्वीप में था, जैसे कि यूरेशिया प्लेट हो गया, अमेरिका प्लेट हो गया, इंडो ऑस्ट्रेलिया प्लेट हो गया, नजका, कोकस, ये छोटी छोटी प्लेटें हो गई, पैसिफिक प्लेट हो गया, प्रशांत प्लेट हो गई। तो सभी प्लेट का क्या होता है, एक दूसरे से खिसकते हैं अलग अलग डायरेक्शन में। इसमें सिर्फ अंतर ये होता है कि महाद्वीपीय विस्थापन बताता है इसका डायरेक्शन जो है खिसकने का, महाद्वीप का खिसकने का जो दिशा है कौन कौन सा है, ना ना, दक्षिण कहाँ है, पश्चिम, और भूमध्य रेखा का मतलब उत्तर, उत्तर था ना। डायरेक्शन सिर्फ इसका दो ही था ना, एक तो इधर और एक इधर। महाद्वीप विस्थापन में सिर्फ दो ही डायरेक्शन था, एक तो नॉर्थ और एक वेस्ट। महाद्वीपों का विस्थापन में सिर्फ दो ही डायरेक्शन था, और दोनों डायरेक्शन किस बल के आधार पर था, ये गुरुत्वाकर्षण और उत्प्लावनता, गुरुत्वाकर्षण और एक उत्प्लावनता बल, और दूसरा ज्वारीय बल। बहुत अच्छा जवाब है, ठीक है। ज्वारीय बल के कारण क्या हुआ था, इधर चल रही थी, और इसमें क्या था, गुरुत्वाकर्षण बल और उत्प्लावन बल, ठीक है। जो हम बताए थे कि दोनों क्या होता है, एक दूसरे से अपोजिट दिशा में काम करता है। गुरुत्वाकर्षण बल खींचता है किसी चीज को, और उत्प्लावन बल क्या करता है, बाहर की ओर, मतलब पानी में किसी चीज को जब डालेगा क्या होता है, उथला जाता है ना, वो तो वही उत्प्लावन बल होगा क्या। तो ये दो ही बल था महाद्वीपीय विस्थापन का, जो कारण है महाद्वीप का जो विस्थापन हुआ था, स्थानांतरण हुआ था, एक जगह से दूसरी जगह खिसक करके गई है, सिर्फ यही दो बल था। लेकिन प्लेट टेक्टोनिक तो ऐसा नहीं था, सिर्फ दो ही दिशा नहीं था, नहीं था ना। प्लेट टेक्टोनिक कोई कोई प्लेट इधर जा रहा है, कोई इधर भी जा रहा है, कोई इधर भी जा रहा है, मल्टी डायरेक्शन था उसका, समझ में आ रहा है प्लेट टेक्टोनिक में। हाँ, पामीर गांठ, पामीर का पठार, पामीर गांठ कहते हैं इसको। और ये कहाँ पे है, ये चेंज हो जाता है भाई। क्या जी, अच्छा अच्छा, हाँ। क्या छिपाया जाना,
हिमोडो, पूरा पढ़िए ठीक से उसको। हिम बोल्डर है क्या? हिमोडो होगा, हिम से ही रिलेटेड है, हिम हिम, जिसको हिमोड़ कहते हैं। क्या कहते हैं? हिमोड़। वो हिमोड़ ही होगा लिखा हुआ है, हिमोड़ देख रहे हैं आप, हिमोडी है। हाँ तो वो हिमोड़ ही है। क्या है वो? हिमोड़। ये एशिया का फिजिकल मैप है। फिजिकल मैप में क्या आएगा? पहाड़, पर्वत, नदी, झरना, जितना भी फिजिकली रिलेटेड है सब फिजिकल में आएगा। पॉलिटिकल में क्या आएगा? कंट्री आएगी, कैपिटल आएगा, बाउंड्री लाइन आएगा, ये सब चीजें आएगी। वहां नदी, पहाड़, झरना नहीं आएगा, इसमें आएगा, ठीक ना, फिजिकल में, भौतिक में आएगा। इस चीज को देखिए, जब ये प्लेट, इंडो ऑस्ट्रेलिया प्लेट किधर चल रहा था? उत्तर के तरफ, उत्तर की तरफ ना। बीच में एक पामीर का पठार है, आपको यहाँ पे ठीक से नहीं दिखाया है, ये तो हिमालय पर्वत हो गया। ये देखिए हिमालय हो गया, और यहाँ पे पामीर नॉट है। क्या है? पामीर नॉट यहाँ पे, ठीक ना। पामीर नॉट है यहाँ पे, जिसको क्या क्या कहते हैं, लाए हैं एटलस? क्या एटलस लाए हैं ना? वहां देखिएगा, कहाँ पे? इंडिया के जस्ट ऊपर, जम्मू कश्मीर के जस्ट ऊपर में देखिएगा। अब यहाँ से बहुत सारे पर्वत निकला है, एक तो ग्रेट हिमालय इधर निकला ही है, टीएन शान इधर गई है, और हिंदू कुश इधर आया है, हिंदू कुश इधर आया है, टीएन शान उधर गई है, ग्रेट हिमालय यहाँ पे है, खिंगन माउंटेन इधर पे है आपको, ठीक ना। तो ये नोट जो कैसे बना था? जब दो प्लेटें टकराई थी, बीच का जो पार्ट था वो क्या गांठ के रूप में जम गया था, मतलब, ठीक ना। अब वहां से दो तीन क्या निकला? माउंटेन रेंज निकली है, ठीक है। ये पामीर नोट है, इसको लिए इसको दुनिया का छत कहा जाता है ना, विश्व का छत कहा जाता है, रूफ, वर्ल्ड रूफ। किसको? पामीर के पठार को। आई जस्ट किसके ऊपर है? जम्मू कश्मीर के ऊपर है, मतलब ट्रांस हिमालय के जस्ट बाद वाला है ये। यहाँ से कैलाश रेंज निकलता है, इस साइड में टीएन शान है, हिंदू कुश है, क्विनलुन पर्वत है, क्विनलुन पर्वत इधर ही आता, वो भी समझ में आया। एटलस में देखिएगा, उस एटलस में नहीं पता चलेगा, ठीक ना, वो दूसरे एटलस में। क्या चीज? हाँ उसमें है, जो आप देख रहे हैं ना उसमें है टोटल। कम्युनिज्म पीक होगा, है वहां पे, टीएन शान होगा, क्यून लून होगा, हिमालय होगा, हिंदू कोश होगा, सब यहीं से मल्टी डायरेक्शन में निकला यहाँ पे। फिर इधर आएगा तो टकला मकान है, टकला मकान डेजर्ट, जुगेरियन बेसिन होगा, बहुत सारा हम करवाएंगे, वर्ल्ड मैप करवाएंगे तो टोटल करवाएंगे इसको। अभी तो समझाने के पर्पज से बोल रहे हैं कि क्यों समझाया जा रहा है इसको। तो महाद्वीप का जो विस्थापन हुआ था, पहला गुरुत्वाकर्षण बल, उत्प्लावन बल के कारण उत्तर दिशा की ओर, ज्वारीय बल के कारण पश्चिम दिशा की ओर, ठीक ना। और प्लेट टेक्टोनिक भी ये साबित करता है कि जब दो प्लेटें टकराई थी तो पामीर नॉट है उसी का प्रतिफल है, ठीक है। पामीर नॉट उसी का प्रतिफल है। नेक्स्ट में इसमें लिखना है पॉइंट में, पॉइंट था है ना इसी में। लास्ट पॉइंट बताइएगा मुझे कौन सा। पूरा जीवाश्म हो गया है ना। अब लिखिएगा जंतुओं का व्यवहार, जंतुओं का व्यवहार पहला पॉइंट आज का।
इसको पहले समझ लीजिए। साक्ष्य वेगनर देते हैं कि लेमिंग नाम का क्या है, एक जंतु है लेमिंग। ये क्षेत्र क्या है, स्कैंडिनेवियन देश है ये, नॉर्वे स्वीडन हो गया, यहाँ क्या है, नॉर्वे स्वीडन और फिनलैंड, 3 कंट्री है ना। किस तरह से, इस तरह से मतलब लटका हुआ है तीनों, देख रहे हैं, नॉर्वे स्वीडन और फिनलैंड लटका हुआ है। अब लेमिंग जो जंतु है यहां से चल करके, सपोज दैट इधर से चल करके यहाँ पहुंचते हैं। यहाँ कौन सा सागर है, नॉर्वेजियन सागर, नॉर्वे देश है इसलिए नॉर्वेजियन सागर है, नॉर्वे के नाम पे है। उसके बाद फिर ये कौन सा है बताए थे आपको, अटलांटिक महासागर है। कभी ये साथ में थे, कॉम्पैक्ट थे, जिसको पेंजिया कहा गया था। अब जब ये साथ में थे तो जंतु उस समय था, तो ये जंतु क्या किए ना, अब मतलब क्या व्यवहार हो गया कि अब ये रास्ते पे आते हैं, इस पर्वत पे, स्कैंडिनेविया पर्वत है ना पे, इस पर्वत पे आते हैं और इस नदी में, सॉरी इस सागर में, नॉर्वेजियन सागर में मीन्स अटलांटिक सागर में कूद जाते हैं और अपनी जान हत्या कर लेते हैं। इसलिए करते हैं कि इनको लगता है कि इधर भी जमीन होगा और हमारे पूर्वज उधर होंगे। समझ में आ रहा है कि हमारे पूर्वज जो है ना इधर होंगे, लेकिन यहाँ तो जमीन खसक गई है, यहाँ तो है नहीं जमीन। अब वो क्या करते हैं, बस पर्वत से छलांग लगा लेते हैं, नतीजा क्या होता है, मौत। तो जंतुओं का यह व्यवहार पाया गया है, वैज्ञानिक ने साबित कर दिया है कि जंतुओं का जो यह व्यवहार है यह साबित करता है कि वो अपने पूर्वज के खोज में निकले हैं, जो कि अब वहां है नहीं, खिसक गई है, खिसक गई है ना। चूंकि बताए थे किधर, किस दिशा में, पश्चिम दिशा में, इधर पश्चिम है ही है, इधर ईस्ट हो ही गया और उधर नॉर्थ हो गया। समझ में आ रहा है ना। तो लिखिए जंतुओं का व्यवहार में, नेम पूछ लेगा लेमिंग्स। स्कैंडिनेविया के उत्तरी भाग में, स्कैंडिनेविया के उत्तरी भाग में लेमिंग्स जैसे जीव जो पश्चिम की, लेमिंग्स लेमिंग्स लेमिंग जैसे जंतु या जीव जो पश्चिम की ओर बहुत दूर पहुंचकर, जो पश्चिम की ओर बहुत दूर पहुंचकर ये अटलांटिक महासागर के तट पर पहुंच जाते हैं। ये अटलांटिक महासागर के तट पे पहुंच जाते हैं और उसमें कूदकर अपना प्राण दे देते हैं, और उसमें कूदकर अपना प्राण दे देते हैं। निष्कर्ष निकलता है कि ये जीव किसी ऐसे भूखंड की खोज में निकले हैं, ये जीव ऐसे किसी भूखंड के खोज में निकले हैं जिनसे उनके पूर्वज परिचित थे।
जिनसे उनके पूर्वज परिचित थे। किंतु वह भूखंड अब वहां नहीं है। किंतु वह भूखंड अब वहां नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट, कोयले का वितरण। कोयले का वितरण, इसमें लेक्चर हम दे चुके हैं कि कोयले का वितरण मतलब उष्णकटिबंध में पाया जाना चाहिए था, है ना। साइबेरिया क्षेत्र में, रसिया के क्षेत्र में पाया जा रहा है, यूक्रेन तक पाया जा रहा है। इसका मतलब कि या तो पहले वहां जलवायु गर्म थी, या अगर जलवायु वहां गर्म नहीं थी तो किसका हुआ, महाद्वीप का भी स्थापन हो चुका है। ठीक है, ये तो पता है हम लोगों को। सिर्फ लिखे कोयले का वितरण। अब विश्व का अधिकांश कोयला क्षेत्र, विश्व का अधिकांश कोयला क्षेत्र यूरेशिया में पाए जाते हैं। वेगनर के अनुसार कार्बोनिफेरस युग में, वेगनर के अनुसार कार्बोनिफेरस युग में भूमध्य रेखा, वेगनर के अनुसार कार्बोनिफेरस युग में कार्बोनिफेरस युग, ये जियोलॉजिकल टाइम स्केल अभी भूवैज्ञानिक समय मापक्रम अभी बताएंगे, इसका नेक्स्ट टॉपिक वही है। तो कार्बोनिफेरस, पर्मियन, प्रीकैम्ब्रियन, ऑर्डोविशियन, सब वहाँ ये काल है। इसको हम बताएंगे किस काल में कैसे हुआ और क्या चीज हुआ। नेक्स्ट टॉपिक है ये, थोड़ा सा वो बोरिंग टॉपिक है भी, लेकिन उसको पचाना होगा। अंग्रेजी वाला तो पचाए हैं उसको, ठीक है ना। 5-6 क्लास उसका वो 3 क्लास में लगभग खत्म हुआ था। समझ आ रहा है ना। तो वो चीजें करना होगा आपको। नेक्स्ट वही टॉपिक है आप लोग का। कार्बोनिफेरस युग में, वेगनर के अनुसार कार्बोनिफेरस युग में क्या लिखे अभी तक, अनुसार कार्बोनिफेरस युग में भूमध्य रेखा यूरेशिया से गुजरती थी, इसलिए उस समय वहां का कटिबंध, इसलिए उस समय वहां उष्णकटिबंधीय जलवायु पाई जाती थी। भूमध्य रेखा यूरेशिया से गुजरती थी, इसलिए वहां उष्णकटिबंधीय जलवायु पाई जाती थी। नेक्स्ट पॉइंट, महाद्वीपों के विस्थापन के लिए बल। महाद्वीपों के विस्थापन के लिए बल। उन्नीस सौ 16 में स्वेडर, 1916 में स्वेडर ने वेगनर की, 1916 में स्वेडर ने वेगनर के समर्थन, स्वेडर ने वेगनर को समर्थन करते हुए एक तीसरे बल की व्यवस्था की, एक तीसरे बल की व्यवस्था की। यह शक्ति पृथ्वी के अक्ष का, यह शक्ति पृथ्वी के अक्ष का अग्रचलन से संबंधित है, अग्रचलन से संबंधित है। यह शक्ति 0 डिग्री अक्षांश पे अधिकतम
यह शक्ति 0 डिग्री अक्षांश पर अधिकतम तथा 36 डिग्री उत्तरी तथा दक्षिणी अक्षांश पर न्यूनतम होता है, तथा 36 डिग्री उत्तरी तथा दक्षिणी अक्षांश पर न्यूनतम होता है। 36 डिग्री नॉर्थ और 36 डिग्री साउथ। 36 डिग्री नॉर्थ और 36 डिग्री साउथ का मतलब क्या हो गया? चूंकि हमारा कर्क रेखा है नॉर्थ में है, इसका मतलब कर्क रेखा के भी पार हो गई। समझ में आ रहा है ना? 23.5 डिग्री है ना कर्क रेखा, और 23.5 डिग्री आगे मकर रेखा है, इसका मतलब मकर रेखा के भी पार है। इसका मतलब है कि उष्णकटिबंधीय क्षेत्र के दोनों पार है। समझ में आया? क्योंकि उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहाँ कहाँ है? ये हो गया साउथ, ये हो गया नॉर्थ, यही है ना? और ये दोनों बीच के जो है यहाँ 0 डिग्री है, ये वाला 0 डिग्री से स्टार्ट होकर के उत्तर की तरफ 90 डिग्री पहुंचेगा, और 0 डिग्री से स्टार्ट होकर के साउथ की तरफ 90 डिग्री पहुंचेगा। मैपिंग जब कीजिएगा तो ऊपर में नॉर्थ ही होता है, नीचे में साउथ होता है। इस साइड ईस्ट हो जाएगा और इस साइड वेस्ट हो जाएगा। समझ में आ गया ना? इसका मतलब है कि 0 डिग्री से स्टार्ट होकर 90 डिग्री तक पहुंचेगा, और 23.5 डिग्री पर हमारा मकर रेखा है, और 23.5 डिग्री नॉर्थ पे हमारा कर्क रेखा है। यही कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच की जो जोन होता है, क्या कौन सा क्षेत्र कहलाता है? उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहलाता है। इसका मतलब है कि सूर्य की जो रोशनी है यहाँ सबसे ज्यादा पर्याप्त मात्रा में मिलेगी, टेम्परेचर इसीलिए ज्यादा है, ह्यूमिडिटी ज्यादा होगी। समझ में आ रहा है सब चीजें? इसके बाद ऊपर स्टार्ट हो जाएगा, मतलब कर्क रेखा के ऊपर जो होगा, इसका मतलब क्या होगा? उष्णकटिबंध नहीं है वहां पे, नीचे भी उष्णकटिबंध नहीं होगा। समझ में आ रहा है ना? उष्णकटिबंध की टोरिड जोन जिसको कहते हैं, इसको क्या कहते हैं? टोरिड जोन, उष्ण क्षेत्र है ये। यही 3 रेखा के बीच में रहेगा, और इस 3 रेखा के बीच में जितना भी कंट्री पाया जाएगा उष्णकटिबंधीय क्षेत्र के देश कहलाएंगे वो। समझ में आ रहा है? वहां की जलवायु क्या होगी? गर्म होगी, है ना? तो हमारा देश जो है इंडिया, ये क्या है? आधा तो है और आधा तो नहीं है, क्योंकि बीच से ही काट देता है, कर्क रेखा बीच से काट देती है। समझ में आ रहा है ना? कौन कौन सा? गुजरात है, और ठीक है, हाँ अच्छा है, हम करवाएंगे, इंडियन मैप करवाएंगे ना, तो सब करवाएंगे, जितने भी जहां जहां से जैसे जैसे गुजरा है इसको करवाएंगे। तो समझ में आ रहा है ना कि कर्क रेखा हमारा, इसका मतलब है कि आधा क्षेत्र क्या है? उष्णकटिबंध में डायरेक्ट आ जाता है। समझ में आया? बिहार क्या होगा? बिहार पार है ना? बिहार की स्थिति क्या है? कर्क रेखा के नॉर्थ की साउथ? बिहार जो है कर्क रेखा के साउथ की नॉर्थ? नॉर्थ है। समझ में आया? बिहार कर्क रेखा के नॉर्थ में है। ठीक है, तो अभी क्या हम लिख रहे थे? हाँ, 36 डिग्री। दूसरा, अगला पॉइंट, पूरा चुंबकीय प्रमाण। पूरा चुंबकीय प्रमाण, पूरा चुंबकीय प्रमाण। उन्नीस सौ 50 ब्लैंकेट, ब्लैंकेट लिखना है। पूरा चुंबकीय का खोज यही किए थे। 1950 ब्लैंकेट, इसको सिर्फ ऐसे कर देना है, मतलब पूरा चुंबकत्व जो था इनसे संबंधित है, ठीक ना? यहां लिखिए गया, जब मैग्मा का ताप जब मैग्मा का ताप 500 डिग्री सेल्सियस के आसपास होता है, तो जब मैग्मा का ताप 500 डिग्री सेल्सियस के आसपास होता है, तो मैग्मा में पाए जाने वाले आयरन तथा टिटेनियम, मैग्मा में पाए जाने वाले आयरन तथा टिटेनियम आयरन तथा टिटेनियम पार्टिकल
नो, टिटेनियम। पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में अक्षांशीय के समरूप स्थापित हो जाते हैं। पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में अक्षांशीय के समरूप स्थापित हो जाते हैं और चुंबकीय नतिकोण अक्षांशीय के समरूप स्थापित हो जाते हैं। और चुंबकीय नतिकोण चट्टानों में अक्षांशीय स्थिति परिवर्तन के बाद, चट्टानों में अक्षांशीय नति परिवर्तन के बाद, चट्टानों में अक्षांशीय नति परिवर्तन के बाद भी अस्थिर रहते हैं, परिवर्तन के बाद भी कायम रहते हैं या अस्थिर रहते हैं। फिर से बोलना पड़ेगा। चुंबकीय नतिकोण चट्टानों में अक्षांशीय स्थिति परिवर्तन के बाद भी कायम रहती है। धारामापी यंत्र की सहायता से, धारामापी यंत्र की सहायता से चुंबकत्व का मापन किया जाता है। चुंबकत्व का मापन किया जाता है। ग्रेविटेशनल फोर्स कहां पे ज्यादा है? ये नॉर्थ पोल हो गया, ये साउथ पोल हो गया। बीच से कौन सी रेखा है? 0 डिग्री रेखा है। नॉर्थ पोल पे भी 90 डिग्री होगा, साउथ पोल पे भी 90 डिग्री होगा। समझ में आ रहा है? ये सब चीज तो क्लियर है यहां तक। अब मुझे ये बताइए कि ग्रेविटेशनल फोर्स, गुरुत्वाकर्षण बल इस पॉइंट पे ज्यादा होगा या इस पॉइंट पे ज्यादा होगा? किस पे ज्यादा होगा? गुरुत्वाकर्षण बल जो है नॉर्थ पोल पे ज्यादा होगा या साउथ पोल पे ज्यादा होगा या इक्वेटर पे ज्यादा? गुरुत्वाकर्षण फोर्स। और अगर नॉर्थ पे ज्यादा होगा तो क्यों होगा? क्वेश्चन ये है, पहला तो क्वेश्चन है कि कहाँ ज्यादा होगा, और अगर आपके अनुसार नॉर्थ पे ज्यादा है तो ज्यादा क्यों वहां पे है? कैसे होता है? क्यों क्यों? क्वेश्चन ये है, आपको कंपास की सहायता से बता दिए कि वहां पे ज्यादा है, लेकिन क्यों है? घर में जब सोते हैं ना तो बोला जाता है कि उत्तर की तरफ माथे करके नहीं सोइए, वैज्ञानिक प्रमाण भी है इसका। ऐसा बोला जाता है, मना किया जाता है ना कि उत्तर की तरफ मत सोइए, या धार्मिक दृष्टिकोण से सोचिए, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से सोचिए, जो भी सोचिए, लेकिन ऐसा बोला जाता है। जो प्रचलन है, प्रिविलेंट सोशल एटीट्यूड जो हमारा है ना, ये मना करता है। उसके पीछे कारण होगा कुछ ना कुछ। पहला तो कारण आज ये समझते हैं कि मुझे पता है कि इक्वेटोरियल डायमीटर जो है क्या है, पोलर डायमीटर से बड़ा है कि नहीं है? पहला, अगर मान लिया सेंटर पॉइंट ये है, यहां से यहां तक की दूरी मुझे पता है 6371 किलोमीटर, यहां से यहां तक की दूरी मुझे पता है 6371 किलोमीटर, तो क्या सभी दिशा में 6371 किलोमीटर हो सकता है? रेडियस तो मान सकते हैं, ठीक है, रेडियस इसका, पृथ्वी का रेडियस एक मोटा मोटा आंकड़ा देते हैं 6371 किलोमीटर है, लेकिन अगर इक्वेटर से इसको देखा जाए और इस पॉइंट पे देखा जाए पोल पर से, और इस सेंटर को देखा जाए, फर्क होगा?
क्योंकि हमारा पोल जो है चिपटा है ना ऊपर में, इसका मतलब है कि ये जो रेखा है इस रेखा से बड़ी है। पहला बात, मतलब ये रेखा बीच वाली इस रेखा से बड़ा है। कितना बड़ा है? ये 12,756 किलोमीटर है और ये कितना है? 12,714 किलोमीटर। ये हो गया पोलर डायमीटर, यहां से ये वाला, और ये हो गया इक्वेटर डायमीटर। समझ में आया? अब बताइए, अब बड़ा रहेगा कोई चीज, चुंबकत्व जो होगी, खींचने की क्षमता ज्यादा होगा कम होगा? कम होगा। वस्तु को हम दूर में रखते हैं, चुंबक से खींचने का प्रयास करेंगे, नहीं खिंचाएगा। मतलब उसकी उतनी पावर, उतनी शक्ति नहीं है कि उस वस्तु को खींच ले। लेकिन इसके अपेक्षा इसमें क्या है, थोड़ा नजदीक वस्तु आ गई है। अब नजदीक वस्तु इसका मतलब खींच लेगा ना। इसका मतलब है गुरुत्वाकर्षण बल सबसे ज्यादा कहाँ होगी? दोनों पोल पे होगा। समझ में आ रहा है ना? इसमें तो कंफ्यूजन नहीं होगा। जब भी होगा ध्यान रखना इस चीज के लिए कि ये वाली इक्वेटोरियल डायमीटर है, विषुवत रेखीय व्यास जो है पोलर मतलब ध्रुवीय व्यास के अपेक्षा बड़ा है। पहला पॉइंट एकदम, इस चीज को एकदम ध्यान रखिएगा। पृथ्वी रोटेट करके घूम रही है, मान ली इस तरह से, समझ में आया? इस तरह से मान लिया घूम रही, चक्कर लगा रही है, मतलब सोचिए इस तरह से घूम रही है, इस तरह से, सपोज दैट। अब हवा जो होगा, चलने वाला हवा, क्या स्थिति होगी उसका? ये तो पश्चिम की तरफ घूम रहा है, इसका मतलब कि हवा इधर जाएगा। बस पे जब जाते हैं पूर्व की दिशा की ओर, तो सभी चीजें आपको पश्चिम की दिशा की ओर चलती हुई नजर आती है ना। हवा भी लगता है पश्चिम की तरफ चल रहा है, ऐसा होता है ना। सेम सिचुएशन यहाँ भी होगा। समझ में आ रहा है? इसका मतलब कि सबसे ज्यादा स्पीड कहाँ होगी? इस पोजीशन पे होगी, या छोटा वाला पे होगा? बड़ा वाला पे होगा। सबसे ज्यादा रोटेट मतलब फास्ट रोटेशन से यहाँ होगा। मतलब क्या होगा, अनुभव किया जाएगा यहाँ पे फास्ट रोटेशन एकदम, ठीक है। और सबसे ज्यादा हवा विक्षिप्त कहां से होगी? हवा दूर कहां से फेंकाएगा? इस जगह से, किस जगह से? इसी जगह से। समझ में आ रहा है ना कि जब बहुत स्पीड में ये स्पिन करता है तो हवा इसका सेंटर पार्ट से बहुत दूर फेंकाएगा। अब पृथ्वी के चारों तरफ क्या बना हुआ है? वायुमंडल बना हुआ है। वायुमंडल का परिभाषा यह होता है कि गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ही पृथ्वी के संपर्क में है। ये वायुमंडल जो है गैसों का एक आवरण है, और वह आवरण किस चीज से? पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण पृथ्वी के संपर्क में है। ये परिभाषा है वायुमंडल का। और ये क्या है? गैसों का एक आवरण है, लिफाफा है। इसका मतलब है कि यहाँ पर जो इस तरह से वायुमंडलीय संरचना बनी है हमारी, यहाँ भी होगा, यहाँ भी होगा। पृथ्वी रोटेट भी कर रही है, इसका मतलब कि ये वायुमंडलीय दशा जो होगी, इसका मतलब इस तरह से हो जाएगा। समझिए इसको थोड़ा सा। ज्यादा कस के स्पीड फेंकेगा, यहाँ होता है सेंट्रीफ्यूगल या सेंट्रीपिटल। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण क्या हो गया? वस्तु किसी चीज को कहां दूर फेंकती है ना। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण क्या होता है? सेंटर से वस्तु को दूर फेंकने की प्रवृत्ति उसमें होती है। इसका मतलब है कि जो वायुमंडल हमारे पृथ्वी के संपर्क में था गुरुत्वाकर्षण बल के कारण, ये इक्वेटर पे, भूमध्य रेखा पे बाहर की तरफ ज्यादा फेंकाएगा। अब समझ में आ रहा है कुछ? और यहाँ पे क्या होगा? थोड़ा सा सटा हुआ ही रहेगा। यही कारण होता है कि इक्वेटर पे वायुमंडल की मोटाई जो होती है, मोटी होती है, ज्यादा मोटी होती है। किसके अपेक्षा? ध्रुव के अपेक्षा। यहां तक समझने में आया? ये तो ये चैप्टर करवाएंगे, क्लाइमेटोलॉजी का चैप्टर है, इसको सोचना नहीं, इसको तो डीपली ले जाएंगे, वहां तो अच्छा से पढ़ना है। इसको आपको समझाने के पर्पज से बोल रहे थे हम कि ये जो पॉइंट डिनोट किया गया था कि 36 डिग्री अक्षांश और 36 डिग्री नॉर्थ और 36 डिग्री साउथ, वहां पे स्वीडन ने प्रमाणित किया था। किसको समर्थित करते हुए? वेगनर के सिद्धांत को समर्थन में ये बताया था कि हाँ, यहाँ पे इस तरह से स्थिति है और इस कारण ये चीजें हो रही है, और हकीकत में महाद्वीप के विस्थापन के साथ प्रमाणित करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट। वही तो कारण है, गुरुत्वाकर्षण वाला नॉर्थ में ही है ना। हाँ, उसका डायरेक्शन जो दिया गया है नॉर्थ में दिया गया है, ठीक ना। ये टॉपिक है, इसको उसी टॉपिक में हम डील करेंगे। क्लाइमेटोलॉजी जाएगा ना, उसमें बताएंगे डिपली से। अभी फिर क्लास में तो बाधित होगी। इसको देखिए, हम ऐसे भी मान लिया, ऐसे भी सोचिए ना, खड़ा होते हैं, वर्टिकल से ही लिया जाता है ना किसी चीज का। मान लिया वर्टिकल ही है, यही लाइन होता है, इसी से सब चीज दिशा तय होती है।
ये नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया, इसी से सब दिशा है। अगर इसकी बात करेंगे, इसकी बात करेंगे, इसकी और इसकी, इसको क्या कहेंगे? नॉर्थ ईस्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? क्यों कहते हैं? हम इसी को लिए हैं, सिर्फ वर्टिकल लाइन से लिए हैं सब चीज। हम इसको ईस्ट ईस्ट और क्या बोल सकते थे? बोल सकते थे ना, इसको क्या बोलते हैं? साउथ वेस्ट क्यों बोलते हैं? क्योंकि कंपोजिशन नहीं मिल रहा था। अगर इसको इस तरह से बोलते, इसको क्या बोलते? वेस्ट वेस्ट बोलते, नहीं संभव था ना। साउथ वेस्ट मतलब इस लाइन को लिए हैं। खैर ये मेन टॉपिक है, आएंगे वहां पे हम लोग। अभी लिखिए नेक्स्ट पॉइंट, कहां तक लिखे अभी तक? हाँ हाँ ठीक है। नेक्स्ट, विस्थापन के वास्तविक प्रमाण। विस्थापन के वास्तविक प्रमाण। इंग्लैंड तथा ग्रीनलैंड के बीच, इंग्लैंड तथा ग्रीनलैंड के बीच इंग्लैंड तथा ग्रीनलैंड के बीच 1873 तथा 1907 में मापी गई दूरियों से और 1907 में मापी गई दूरियों से यह ज्ञात हुआ कि ग्रीनलैंड तथा इंग्लैंड के बीच की दूरी में, ग्रीनलैंड तथा इंग्लैंड के बीच की दूरी में 35 गज की वृद्धि हो गई है। 35 गज। ग्रीनलैंड उत्तरी अमेरिका की ओर, ग्रीनलैंड उत्तरी अमेरिका की ओर 32 सेंटीमीटर प्रति वर्ष से खिसक रहा है। ग्रीनलैंड उत्तरी अमेरिका की ओर 32 सेंटीमीटर प्रति वर्ष। बत्तीस सेंटीमीटर प्रति वर्ष दर से खिसक रहा है। दस पॉइंट काफी है ये प्रमाणित करने के लिए कि महाद्वीपीय का विस्थापन हुआ था, महाद्वीपों का विस्थापन हुआ है, ये काफी है। ये पार्ट जो हो गया ना, ये मेंस का हो गया। समझ में आ रहा है? आपको मेंस में राइटिंग में क्या करना है, सभी पॉइंट नहीं लिखना है, जो मेन पॉइंट आपको लगे, जैसे जो फैक्चुअल पॉइंट है कुछ, उसको जिस तरह से पॉइंट वाइज लिखा है सिर्फ यही लिखना है। नंबर तो कोई काट ही नहीं सकता। जिस तरह से पॉइंट लिखाता है ना, पॉइंट देना जरूरी होता है, उसी तरह से की पॉइंट बना करके आपको मेंस में राइटिंग करनी है, लेकिन क्वेश्चन के डिमांड के अनुसार। अब वो विपक्ष में प्रमाण लिखे। विपक्ष ये तो क्या था? समर्थन में, सिद्धांत के समर्थन में साक्ष्य था, मतलब प्रमाण था। अब वो विपक्ष में, हाँ उसको पूरा चुंबकत्व एक टॉपिक है, वहां डील करेंगे उसको। और ऐसे मोटा मोटा यहां समझ लीजिए इस चीज को। ये एक ब्लॉक है, एक चट्टान है, ठीक है। अब कह रहा था कि मैग्मा टेम्परेचर जैसे 500 डिग्री सेल्सियस प्लस होता है, ये क्या होता है, इसका चुंबकत्व कण है, उत्तर दिशा की ओर गुरुत्वाकर्षण बल ज्यादा होगा, साउथ की तरफ भी ज्यादा होगा, ईस्ट वेस्ट के नहीं। जैसे ही वो मैग्मा पिघला हुआ होता है, उसके कण होते हैं, किसके कारण? गुरुत्वाकर्षण बल के कारण उसके कण किस दिशा में चले जाएंगे? मान लें इस दिशा में थे पहले, या इस दिशा में थे, या किसी दिशा में और थे, अब किस दिशा में हो जाएंगे? सिर्फ इसी दिशा में होंगे। समझ में आ रहा है?
सिर्फ नॉर्थ और साउथ दिशा में हो जाएंगे, इसके कण पार्टिकल उस चट्टान का, उस मैग्मा का, उस लावा का। समझ में आ रहा है? अब जब ये इसी नॉर्थ और साउथ दिशा में हो गए और ये चट्टान खिसक करके सपोज दैट इसकी इस तरह से बन गई, जो पहले इस तरह से था शेप, अब जब महाद्वीपों का विस्थापन हो रहा था तो इसकी पोजीशन अब ऐसी हो गई। समझ में आ रहा है? इसका मतलब कि ये अंदर में जो इस तरह से संरचना बना था, क्या ये भी बदल जाएगा? ये नहीं बदलेगा ना, अब तो जम गया ना, सॉलिड हो गया है, कूल हो गया है ये, अब जम गया तो नहीं बदलेगी पार्टिकल का। तो इसी से कहता है कि अरे इसका दिशा तो इधर है, ऐसे कैसे हो सकता है ये चीजें? वही है पूरा चुंबकत्व प्रमाण। ठीक है, नेक्स्ट विपक्ष। ये पूरा चुंबकत्व एक टॉपिक ही है, पूरा चुंबकत्व ना एक टॉपिक है, लेकिन मोटा मोटी समझ में आ गया होगा यहां से। ठीक है, विपक्ष के विचार। पहला पॉइंट, साम्य विस्थापन जिगसॉ फिट। हेडिंग क्या डालना था? इसको क्या बोलते थे? साम्य विस्थापन, साम्य स्थापना ना। भौगोलिक साम्य स्थापना, इसमें लिखना है कि साम्य विस्थापन जिगसॉ फिट में त्रुटि, पहला पॉइंट यही है, में त्रुटि। चूंकि पहला पॉइंट हम लिखाए थे जिगसॉ फिट, जब दो ब्लॉक को रिफिट किया जाता था तो उसका एक तरह से एक ब्लॉक बन जाता था, ठीक ना, वही जिगसॉ फिट था। तब कह रहा है कि उस समय समर्थन परिमाण था, अब उसी के विपरीत परिमाण दे रहे हैं, परिमाण उसी को लेकर के, उसी पॉइंट को लेकर के कह रहे हैं कि नहीं ऐसा गलत है वो। इसमें लिखिए साम्य विस्थापन में त्रुटि। दक्षिणी अमेरिका के गिनी तट से मिलाया जाता है तो, दक्षिणी अमेरिका को गिनी तट से मिलाया जाता है तो दक्षिणी अमेरिका को गिनी तट से मिलाया जाता है तो, गिनी एक देश का नाम, हाँ बताते हैं कहां पे है। 15 डिग्री का अंतर रह जाता है। सुकर्ट महोदय एक थे जो मॉर्फोलॉजिस्ट थे, इन्होंने इसको एक साधारण साम्य माना। ये नाम जरूर लिख लीजिएगा, सुकर्ट। सुकर्ट, सुकर्ट महोदय ने इसे, क्यों? क्योंकि 15 डिग्री का अंतर रह रहा था, इसलिए इसको साम्य, मतलब ये साधारण साम्य है, परिपूर्ण नहीं है। हाँ, सुकर्ट ने साधारण साम्य माना, मतलब ये वेगनर के विपरीत है ना। दूसरा ज्वारीय शक्ति, दूसरा पॉइंट में ज्वारीय शक्ति, चंद्रमा व सूर्य से ज्वारीय शक्ति से, चंद्रमा व सूर्य की ज्वारीय शक्ति से चंद्रमा व सूर्य की ज्वारीय शक्ति से प्रवाह तभी संभव है, प्रवाह तभी संभव है जब ज्वारीय शक्ति वर्तमान शक्ति से जब ज्वारीय शक्ति वर्तमान शक्ति से 1000 करोड़ गुना अधिक हो। 1000 करोड़ गुना अधिक हो, और यदि उतनी अधिक ज्वारीय शक्ति, और यदि उतनी अधिक ज्वारीय शक्ति और यदि इतनी अधिक ज्वारीय शक्ति महाद्वीपों के प्रवाह के समय रहती तो पूरा पॉइंट, पूरा सेंटेंस बोलिए। गुना अधिक हो, और यदि पृथ्वी, और इतनी अधिक ज्वारीय शक्ति महाद्वीपों के प्रवाह के समय, और यदि इतनी अधिक ज्वारीय शक्ति महाद्वीपों के प्रवाह के समय रहती तो
पृथ्वी का घूर्णन एक ही वर्ष में बंद हो गया होता, तो पृथ्वी का घूर्णन एक ही वर्ष में बंद हो गया होता। तो पृथ्वी का घूर्णन एक ही वर्ष में बंद हो गया होता। नेक्स्ट पॉइंट, महाद्वीपों का वर्तमान वितरण विस्थापन के अनुकूल नहीं। महाद्वीपों का वर्तमान वितरण विस्थापन के अनुकूल नहीं। महाद्वीपीय विस्थापन या महाद्वीपों का विस्थापन यदि भूमध्य रेखा की तरफ हुआ तो महाद्वीपों का क्या है, तो पॉइंट छूट गया है। महाद्वीपों के वर्तमान वितरण विस्थापन के अनुकूल नहीं, ये पॉइंट है। महाद्वीपों का वर्तमान वितरण विस्थापन के अनुकूल नहीं, ठीक है। महाद्वीपों का विस्थापन यदि भूमध्य रेखा की तरफ हुआ तो अधिकांशतः महाद्वीपों को भूमध्य रेखा की तरफ हुआ होता तो अधिकांशतः महाद्वीपों को भूमध्य रेखा के पास एकत्रित होना चाहिए था। अधिकांशतः महाद्वीपों को भूमध्य रेखा के पास एकत्रित होना चाहिए था। ऐसा हो सकता था ना। भूमध्य रेखा के पास एकत्रित हो जाना चाहिए था। नेक्स्ट पॉइंट, पश्चिम दिशा में विस्थापन त्रुटिपूर्ण। पश्चिम दिशा में विस्थापन त्रुटिपूर्ण। पश्चिम दिशा में विस्थापन त्रुटिपूर्ण। जब सियाल सीमा के ऊपर तैरते हुए महाद्वीप पश्चिम की ओर जा रहा है तो जब सियाल सीमा के ऊपर तैरते हुए पश्चिम की ओर जा रहा है तो यह कैसे संभव है कि सियाल के किनारे पर सीमा वलन पैदा कर दे। यह कैसे संभव है कि सियाल के किनारे पर सीमा बलन पैदा कर दे। वनस्पति संबंधी आपत्ति। नेक्स्ट पॉइंट, वनस्पति संबंधी आपत्ति। अरे एक बार चर्चा नहीं की इसका हम। फोल्डेड माउंटेन, बलन पर्वत, बहुत बार इसको बताया। नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखना है, वनस्पति संबंधी आपत्ति। फिलिप लेक ये नाम है। नाम को अंडरलाइन जरूर कर लीजिएगा, ठीक ना, यही आपका क्वेश्चन को यूनिक बनाएगा। फिलिप लेक ग्लोसोप्टेरिस लिखाए हैं इसको। ग्लोसोप्टेरिस वनस्पति केवल वेगनर के बताए हुए स्थानों में ही नहीं पाए जाते,
ग्लोसोप्टेरिस वनस्पति केवल वेगनर के बताए हुए स्थानों में ही नहीं पाए जाते, बल्कि अनेक जगह पाए जाते हैं। बल्कि अनेक जगह पाए जाते हैं। वेगनर के द्वारा बताए गए ही स्थानों पे सिर्फ नहीं पाए जाते, बल्कि अनेक जगह पाए जाते हैं। एग्जाम्पल में साइबेरिया, अफगानिस्तान, कश्मीर। साइबेरिया, अफगानिस्तान, कश्मीर। लास्ट पॉइंट एंड नेक्स्ट, समय संबंधी आपत्ति। समय संबंधी आपत्ति। कश्मीर, समय आप कश्मीर लिख लिया ना। नेक्स्ट पॉइंट है समय संबंधी आपत्ति। वेगनर के अनुसार पैंजिया का विघटन, वेगनर के अनुसार पैंजिया का विघटन पूरा जीव कल्प में ही शुरू हुआ। पैंजिया का विघटन पूरा जीव कल्प में शुरू हुआ, विद्वानों को आपत्ति है। पूरा जीव कल्प में शुरू हुआ, विद्वानों को आपत्ति है कि इससे पहले इसे किस शक्ति ने जोड़ रखा था। इससे पहले इसे किस शक्ति ने जोड़ रखा था। यह विघटन इस काल से पहले या बाद ही क्यों? यह विघटन इस काल से पहले, यह विघटन इस काल से पहले या बाद में क्यों नहीं आरंभ हुआ? मतलब महाद्वीप जो सभी एक जगह थे, कार्बोनिफेरस काल में, पूरा जीव काल में ही ये क्यों विभाजित हुआ? इसके पहले भी तो चंद्रमा थी, सूर्य था, ज्वारीय बल थी, गुरुत्वाकर्षण बल था, तो सभी क्या कर रहे थे? क्वेश्चन उठाना चाहिए कि नहीं उठाना चाहिए कि सिर्फ एक स्पेसिफिक पीरियड, एक स्पेसिफिक टाइम में ही इसका विभाजन क्यों हुआ? इसके पहले ऐसी कौन सी शक्ति थी जिसको जोड़ करके रखा था? और ऐसा क्यों नहीं हुआ कि इसके पहले क्यों नहीं हुआ और इसके बाद भी क्यों नहीं हुआ? वेगनर महोदय यहाँ चुप रहते हैं, यहाँ उनके पास आंसर नहीं है, इस सवाल का उनके पास जवाब नहीं था। तो जब आपको क्वेश्चन में आलोचनात्मक वाक्य लिखने के लिए आ जाएगा, या आलोचना करते हुए इसको सारांश लिखना है, या आलोचना करते हुए इसको डिस्कस करना, चर्चा करना, जो भी करना है, ये सब पॉइंट आपको लिखना होगा। समझ में आया? वेगनर का सिद्धांत मीन्स महाद्वीपीय विस्थापन जो था, टॉपिक खत्म। इतना ही पढ़ना था, ये टॉपिक खत्म, कंप्लीट। नेक्स्ट टॉपिक जो है, हम लोग प्लेट टेक्टोनिक्स और वेगनर के सिद्धांत में अंतर क्या है इसको देख लेते हैं थोड़ा सा, ठीक है? ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वेगनर के सिद्धांत जो महाद्वीपीय विस्थापन था, इससे कहीं ज्यादा परिष्कृत और परिमार्जित है। वो कौन सा? प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत, इसलिए उसको जानना जरूरी है। दोनों को एक तरफ लिखिएगा प्लेट टेक्टोनिक और एक तरफ महाद्वीपीय विस्थापन, और बीच में इस तरह से करके डिफरेंस हम करेंगे। क्या लिखना है? एक तरफ महाद्वीपीय विस्थापन, एक तरफ प्लेट टेक्टोनिक, बीच में ये लाइन दे देनी है। इस तरह से अगर पढ़िएगा ना, अगर आपको डिफरेंशिएट करके पढ़िएगा तब वस्तुनिष्ठता आ जाएगी, आपको पता चल जाएगा कि हाँ कौन क्या कह रहा था और किसमें क्या चीज है। लिखिएगा पहले पॉइंट में, महाद्वीपीय विस्थापन में लिखिएगा, वेगनर ने 1912 में प्रस्तुत किया। पहला पॉइंट में वेगनर ने 1912 में प्रस्तुत किया।
कौन सा महाद्वीपीय विस्थापन? महाद्वीपीय विस्थापन में लिखना है पहला पॉइंट में वेगनर ने 1912 में प्रस्तुत किया। दूसरी तरफ प्लेट टेक्टोनिक में लिखना है 1960-70 के दशक में 1960-70 के दशक में कई सिद्धांतों का निचोड़, कई सिद्धांतों का निचोड़। उन्नीस 1950 के 60 के दशक में आया था। वेगनर सिद्धांत ने 1912 में ही इसको परिकल्पित किए थे। और ये कब आया? 1950-60 के दशक में आया, ठीक ना। और ये कई सिद्धांतों का निचोड़ लेकर के आता। प्लेट टेक्टोनिक में हम लिखवा चुके हैं इसको कि कौन कौन सा, सागर नितल का प्रसरण भी था, ज्वालामुखी से रिलेटेड थी, भूकंप से रिलेटेड था, बहुत सारी चीजें इसमें संलिप्त था। समझ में आ रहा है ना? तो प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत बहुत सारा चीजों का, बहुत सिद्धांतों का ये निचोड़ था। लेकिन महाद्वीपीय विस्थापन सिर्फ क्या था? सिर्फ महाद्वीपीय विस्थापन को साबित करने में लगा हुआ था। दूसरा पॉइंट में इसके अनुसार, किसके अनुसार? महाद्वीपीय विस्थापन में लिखना है दूसरा पॉइंट में। इसके अनुसार पृथ्वी सियाल, सीमा और निफे में विभक्त है। महाद्वीपीय विस्थापन में लिखना है इसके अनुसार पृथ्वी सियाल, सीमा और निफे में विभक्त है। प्लेट विवर्तनिकी में लिखना है दूसरा पॉइंट में। इसके अनुसार स्थल मंडल, लिथोस्फीयर, इसके अनुसार स्थल मंडल, लिथोस्फीयर, दुर्बल मंडल, स्थेनोस्फीयर, लिथोस्फीयर, दुर्बल मंडल, स्थेनोस्फीयर और मीजोस्फीयर, मीजोस्फीयर में विभक्त है। स्थेनोस्फीयर, इसको प्लास्टिक जोन भी कहते हैं ना। क्यों? क्योंकि सियाल जो था इसी पे तैर रहा था ना, लिथोस्फीयर, स्थेनोस्फीयर और मीजोस्फीयर। प्लेट टेक्टोनिक में यही सब है। लेकिन महाद्वीपीय विस्थापन में वेगनर ने क्या माना था? इसको सियाल, सीमा और निफे को। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट महाद्वीपीय विस्थापन में लिखना है सियाल सीमा पे तैर रहा है। सियाल सीमा पे तैर रहा है, नेक्स्ट पॉइंट में महाद्वीपीय विस्थापन में लिखना है। तीसरा पॉइंट मतलब महाद्वीपीय विस्थापन का तीसरा पॉइंट, सियाल सीमा पर तैर रहा है। प्लेट विवर्तनिका का तीसरा पॉइंट, स्थल मंडल दुर्बल मंडल पर तैर रहा है। अंतर समझ में आ रहा है ना इस चीज को? प्लेट टेक्टोनिक में कहा जा रहा है कि स्थल मंडल दुर्बल मंडल पर तैर रहा है, और वेगनर ने इसको क्या माना था? सियाल सीमा पे तैर रहा है। महाद्वीपीय विस्थापन का चौथा पॉइंट, केवल महाद्वीपों में ही गति होती है। केवल महाद्वीपों में ही गति होती है। प्लेट विवर्तनिकी का चौथा पॉइंट, महाद्वीपों के साथ साथ महासागरों की गति है। इसको अंडरलाइन कीजिएगा, महाद्वीपों के साथ साथ महासागरों की भी गति है कि नहीं? प्लेट टेक्टोनिक में बताए थे ना कि मिड अटलांटिक जोन जो है, मिड अटलांटिक रीज जो है, इसका मतलब कि सागर नितल वहां से बन रहा था ना, रचनात्मक प्लेटें वहां थी। लेकिन वेगनर महोदय ने कहीं भी इसका नाम नहीं लिया है, नहीं ना, वो तो सिर्फ महाद्वीप को विस्थापित करवाए हैं, सिर्फ स्थल खंड को वाला भाग ना। लेकिन प्लेट टेक्टोनिक में क्या है? वो प्लेटें महासागरीय भी थी और क्या था? लैंड वाला भी था। पांचवा पॉइंट महाद्वीपीय विस्थापन का, पैंजिया के टूटने से
पैंजिया के टूटने से महाद्वीपों का वर्तमान स्वरूप है। पैंजिया के टूटने से महाद्वीपों का वर्तमान स्वरूप है, परंतु इसमें फिर एक बड़े महाद्वीप में परंतु इसमें फिर एक बड़े महाद्वीप में परंतु इसमें फिर एक बड़े महाद्वीप में एकत्रित होंगे या नहीं, इसका पता नहीं है। एकत्रित होंगे या नहीं, इसका पता नहीं है। प्लेट टेक्टोनिक का 5वां पॉइंट। प्लेट टेक्टोनिक का 5वां पॉइंट में लिखना है, इसके अनुसार सभी महाद्वीप एक बड़े महाद्वीप से बने हैं। इसके अनुसार सभी महाद्वीप एक बड़े महाद्वीप से बने हैं और वे भविष्य में मिलकर फिर से एक बड़े महाद्वीप की रचना कर सकते हैं। फिर से एक बड़े महाद्वीप की रचना कर सकते हैं। महाद्वीपीय विस्थापन का 6वां पॉइंट। पैंजिया के टूटने से महाद्वीपों का विस्थापन पश्चिम व उत्तर दिशा में हुआ। पश्चिम व उत्तर दिशा में हुआ। महाद्वीपीय विस्थापन में सिर्फ 2 ही डायरेक्शन की बात की गई थी, पश्चिम और उत्तर। प्लेट टेक्टोनिक का 6वां पॉइंट। पैंजिया के टूटने से महाद्वीपों का विस्थापन सिर्फ पश्चिम और उत्तर दिशा में हुआ। सिर्फ पश्चिम और उत्तर दिशा में बताया गया था ना महाद्वीप में, लेकिन प्लेट टेक्टोनिक में लिखिएगा 6वां पॉइंट में, प्लेटों के टूटे हुए टुकड़े सभी दिशाओं में विस्थापित होते हैं। सभी दिशाओं में विस्थापित होते हैं। महाद्वीपीय विस्थापन का 7वां पॉइंट। महाद्वीपों को टूटने के चरण का कोई विवरण नहीं है। महाद्वीपों के टूटने के चरणों का कोई विवरण नहीं है। महाद्वीपों के टूटने के चरणों का कोई विवरण नहीं है। प्लेट टेक्टोनिक का 7वां। इसके अनुसार महाद्वीपीय विभिन्न चरणों में टूटकर अलग हुए। इसके अनुसार महाद्वीपीय विभिन्न चरणों में टूटकर अलग हुए। महाद्वीपीय विस्थापन का नेक्स्ट पॉइंट 8वां। इसमें महाद्वीपों का साधारण रूप में टूटना बताया गया है। इसमें महाद्वीपों का साधारण रूप में टूटना बताया गया है। किसी प्रकार के किनारों का उल्लेख नहीं किया गया है और किसी प्रकार के किनारों का उल्लेख नहीं किया गया है। टेक्टोनिक 8वां पॉइंट। इसमें प्लेटों की गति में विभिन्न प्रकार के किनारों का उल्लेख किया गया है।
विभिन्न प्रकार के किनारों का उल्लेख किया गया है, किया गया था ना। अब सारी प्लेट सीमांत, अभिसारी प्लेट सीमांत, संरक्षित प्लेट सीमांत, लेकिन महाद्वीपीय विस्थापन में इस तरह के प्लेटों का महाद्वीप के किनारे को किसी तरह का चर्चा नहीं की गई है ना। क्या चीज? विस्थापन हेतु उत्तरदायी बल, विस्थापन हेतु उत्तरदायी बल, इसको अंडरलाइन कीजिएगा। ज्वारीय गुरुत्वाकर्षण व प्लवनशीलता की कल्पना, ज्वारीय विस्थापन के लिए उत्तरदायी बल, ज्वारीय गुरुत्वाकर्षण, ज्वारीय गुरुत्वाकर्षण और उत्प्लवनशीलता, उत्प्लवनशीलता की कल्पना को लिया गया है, उत्प्लवनशीलता की कल्पना को लिया गया है। और प्लेट टेक्टोनिक का नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट, इसके लिए प्लेट टेक्टोनिक में लिखना है, इसके लिए बल संवहनीय धाराएं मेंटल प्लूम, संवहनीय धाराएं मेंटल प्लूम, अस्लैब खिंचाव, अस्लैब खिंचाव तथा कटकों का ढकेलना, कटक, आदि सम्मिलित है। कटकों का ढकेलना आदि सम्मिलित है।